नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं चेन्नई से बाहर जा रहा हूँ, तो ये वीडियो मिडल ऑफ द वीक रिकॉर्ड हो रही है, तो हमको क्लोजिंग पता नहीं है। तो क्या हो रहा है इस हफ्ते के अंत में मुझे हम पता नहीं है, वो सोमवार देखा जाएगा। आज के लिए मैं आपका क्वेश्चंस का जवाब दूँगा। भाई नहीं है तो जवाब विष्णु साहब हैं, वो सवाल पूछेंगे। इसका जवाब मैं हिंदी में दूँगा। So, to ask with the question, when ITC was demerged, we saw a fall. So, can we expect the same in Tata Motors too? तो दोनों दो अलग हैं। Mhm. अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि चॉक एंड चीज़ की कंपैरिज़न। सो चॉक लिखती है और चीज़ खाने की चीज़ है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। इसमें आईटीसी होटल्स कंप्लीटली डीमर्ज नहीं है। इसमें 40% स्टेक अभी भी आईटीसी होटल के पास है। सिर्फ 60 स्टॉक 60% बाहर गया है। उस 60% में 15% बैट के पास है, जो करेक्ट टाइम में उसे बेचेगा। तो हमें वैल्यूएशंस के बारे में पता नहीं। जब टाटा मोटर्स स्प्लिट होगा, वो वर्टिकल स्प्लिट होगा 2 कंपनियों को। लगभग 35% स्टेक आस-पास 1 या 2% इधर-उधर छोड़ दीजिए, टाटा एंड सन्स के पास है। तो दोनों कंपनी में टाटा सन्स का 32% होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2-3 है मेरे दिमाग में कि पहला क्वेश्चन ये होगा, टाटा कैपिटल का 4.7% स्टेक किसके पास रहेगा? दूसरा चीज़ ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो स्टेक है 60% वो किधर रहेगा? वो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं एसेट को स्प्लिट करने में। तो ये कंपनी बाहर जाएगा, वो स्पिन ऑफ होके लिस्ट होएगा, ये एक वही रहेगा। ये दोनों स्टॉक्स जो बिग एसेट्स हैं, वो किधर रहेंगे इसके बारे में डिबेट होना चाहिए। लेकिन टाटा सन्स के पास इस कंपनी में भी 32-35% होगा। लेकिन टाटा पैसेंजर कार का वैल्यूएशन बहुत होगा, क्योंकि मार्केट पैसेंजर कार को वैल्यू करती है और जो कमर्शियल व्हीकल वे है, वो बहुत कम वैल्यूएशन में होगा। वो अशोक लेलैंड जैसा होगा, लेकिन वो डेट फ्री कंपनी होगा और अभी कमर्शियल व्हीकल्स में उनका कंसंट्रेशन बहुत नहीं है। तो वो व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स में कंसंट्रेट करेगा। तो मेरा ये 2 कंपनी होंगे, सिर्फ़ एक मालिक होगा। लेकिन आईटीसी में सिर्फ़ 60% को स्टेक को स्पिन ऑफ किया है, अभी भी 40% आईटीसी के पास है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो वैल्यूएशंस इसीलिए डिफरेंट हैं। अगर आईटीसी ने 100% बेच दिया होता, तो शायद इंडियन होटल्स या दूसरा कंपनी उसको खरीद लेता। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मेरा कंपनी है और इसमें 40% प्रमोटर आईटीसी है और बैलेंस स्पिन ऑफ होके बाहर चला गया है, वही है। और ये डीमर्जर नहीं है, Mhm. एक स्प्लिट है और एक लिस्टिंग है, बस उतना ही। Okay. So, as for selecting a stock, you always insist on the promoter's integrity. And you always say keep Tatas at a very high level. But still, you ask us to consider Natco Pharma. Where do you see the integrity of Natco Pharma's? टाटा मैं हाई वैल्यू में रखता हूँ। श्रोता को रखना है या नहीं रखना है, उनको जज करना है। मैं जमशेदपुर से हूँ था, मैं 10 साल का था, मैं जमशेदपुर से हूँ। तो मेरे पिताजी टाटा स्टील में काम करते थे, तो इसीलिए मैं टाटास में रुचि रखता हूँ। तो नाटको के बारे में ये कहना है कि राजीव निनिपिली जो नाटको की एमडी हैं, उनके पिता ने कंपनी स्टार्ट किया, वो दूसरी जनरेशन है। उन्होंने ट्रांसपेरेंटली प्रेस को फेस किया है, कॉन कॉल में सबको मिला है। मेरे जो लड़के हैं, जो रिसर्च टीम में हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं, जवाब मिला है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने अनेक बार पिछले 3 साल में अनेक बार कहा है कि रेवलमेंट का बिज़नेस 2026 जनवरी तक खत्म हो जाएगा और रेवलमेंट में Q1 एंड Q2 में सेल्स आएगा, Q3, Q4 में सेल्स कम हो जाएगा। ये पहला क्वार्टर है जहाँ रेवलमेंट का एक भी डोसेज सेल नहीं हुआ, तो रेवेन्यू ड्रॉप हो गया। अगले क्वार्टर में भी रेवलमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी ड्रॉप होएगा। Q1, Q2 में रेवलमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। उसके बाद Q3, Q4 ऑफ नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉब्लम आएगा। तो उसके बाद रेवलमेंट ओपन हो जाएगा।
तो उनको और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उनके पास अनेक मॉलिक्यूल्स हैं। उन्होंने कहा है देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, मैं उसको उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम, मैं बता नहीं सकता अभी। तो उनके पास कोई प्लान्स हैं। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि सेमीग्लूटाइड के लिए उनके पास प्लान्स हैं और एडवांस्ड स्टेज ऑफ सेमीग्लूटाइड टेस्टिंग में वो हैं। सो जब भारत में 2026 में सेमीग्लूटाइड आएगा तो नाटको, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी प्लेयर्स होंगे। इससे ट्रांसपेरेंट कोई नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंटली क्वेश्चंस ले रहे हैं, इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से उसमें कोई डेट नहीं है। 3000 करोड़ का कैश है और पी बाई रेशियो बहुत कम है। अगर आप रेवलमेंट के कंप्लीटली डिस्काउंट भी कर लेते हैं तो भी 18 या 19 का पी बाई रेशियो है। $1 में कमा रही फार्मा कंपनी के लिए 18-19 पी बाई बहुत अच्छा है। आज की डेट में रेवलमेंट के साथ उनका पी बाई 7%, 7 टाइम्स अर्निंग्स है। अगर बिजनेस में यही हमारा गोल है कि हम वेट करें, अंडर वैल्यूड कंपनी को खरीदें और उसको वेट करें। हमने जब पहले इसको कंसिडरेशन के लिए आपके सामने रखा तो दाम ₹500 था। वो दूसरा चैनल में बोला था ₹500 था। उधर से वो 1500 तक गया, अब वापस 830 में है। तो अगर आपको वेट करने का क्षमता है, अगर आप 5 साल के लिए चुप बैठ सकते हो, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। जब नीचे आएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पेन पॉइंट इसीलिए है कि नाटको 2 दिन में 30% करेक्शन आ गया, लेकिन एक बड़ा फार्मा कंपनी रखी है, सन फार्मा, 2018 से आज तक 28% डाउन है और एक समय 50% डाउन था। इसका कारण ये है कि उन्होंने रैनबैक्सी को खरीदा और इश्यू किया इक्विटीज 1:1। सो इक्विटी ब्लोट होके डबल हो गया और वो इक्विटी को नेक्स्ट डे दाइची सैंक्यो ने बेचा। नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होने से वो मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ। ऑब्जर्व करने के लिए बहुत दिन लगा, इसीलिए स्टॉक प्राइस गिरा। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया क्योंकि 30% फॉल सीधा नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिन में हुआ। सन फार्मा भी अच्छा कंपनी है, दिलीप सांघवी भी अच्छा आदमी है, इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक ही दिन में 30% गिर गया और दूसरा बहुत सारे दिन में स्लोली डिक्लाइन हुआ। हमको देखना है कि क्या इसमें डेट है, क्या अर्निंग्स है, क्या इसके पास टेक्नोलॉजी है। तीनों बॉक्स टिक्स हो रहे हैं। प्रमोटर सीधा बात कर रहा है, सीधा बात कर रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है। इससे हमें और क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। यही मेरा ओपिनियन है। Fine. So you ask us to invest in Tiffin Coffee ranges, and you've been insisting on it. So I start investing in Tiffin Coffee ranges. Maybe if I continue it for 20 years, and after 20 years, if I find the market go actionless like Japan, what should I do? पहला बात है कि अगर आप जापान जैसा हो रहा है, तो हमको एडवांस वार्निंग मिलेगा। लेकिन वो एडवांस वार्निंग हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जापान में क्या हुआ, एक ब्लोट रैली हुआ रियल एस्टेट में और स्टॉक मार्केट में, और बैंक्स ने रियल एस्टेट को फाइनेंस किया और बैड बैंक्स हो गए और रियल एस्टेट मार्केट ड्रॉप होने शुरू हो गया और इक्विटी मार्केट भी ड्रॉप हो गया। और ये कलेक्शन लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन था क्योंकि गवर्नमेंट अंदर आके उसको स्टॉप करने की कोशिश की। अमेरिका में 2000 के बाद, टेक मेल्टडाउन के बाद लगभग 16-18 साल नैस्डैक प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया। लेकिन उसके पहले व्यूज के लिए, जैसे petshop.com, उन जैसे स्टॉक जिसमें कोई दम ही नहीं था, आपने उसे मल्टीपल्स ऑफ व्यूज अर्निंग्स दे दिया पैसा। सो जब मार्केट में इतना ब्लोड रैली होगा तो आपको रियलिटी देखना पड़ेगा क्योंकि इन प्राइवेट इक्विटी का फंडिंग खत्म हो गया अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स के कारण। सर्टेन सेक्टर्स में ब्लोड रैली था, जैसा आपका जोमेटो, आप टाइटन की इक्वल वैल्यूएशन में है था एक दिन। तो टाइटन ये कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, बेचती है।
ज्वेलरी बनाती है, बेचती है, सेंट्स बेचती है, आईवेयर बेचती है, तनेरा उनका सब्सिडरी है, फास्ट ट्रैक उनका सब्सिडरी है, ये एक बड़ा जायंट कंपनी है। अगर आप उसको और ज़ोमैटो को एक ही वैल्यूएशन दे रहा है, वो आपका पागलपन है और उसने आपका पागलपन का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड से और 10,000 करोड़ ले लिया, 7 या 10,000 करोड़ ले लिया क्यूआईपी के नाम में और उसे टॉयलेट में डाल के फ्लश कर रहा है। क्या कर रहा है ये? रेस्टोरेंट से घर डिलीवरी हो रहे हैं और डार्क स्टोर से घर को गुड्स डिलीवरी हो रही है। ये तो ज़माने-ज़माने में होता था। मैं अभी 58 साल के होने वाला हूँ। जब मैं 10 साल का था, जो घर का दुकानदार था, वो घर सामान बेचता था और पैसा कलेक्ट कर लेता था। वही काम ज़ोमैटो कर रहा है। अगर उसके लिए आप वैल्यूएशन देंगे, जैसे इसका टाइटन का हुँ। वैल्यूएशन देंगे, तो आपका बेवकूफ़ी है। सो स्विगी लेट आया गेम में, सो आईपीओ को नीचे चला गया। ज़ोमैटो पहले आ गया, तो उसका वैल्यूएशन बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद करेक्शन शुरू हो गया। ओला एक और तीसरा कंपनी है, जो अपने आप को बड़ा-बड़ा क्लेम्स करता था। उन्होंने पहला किया कि मैं कैब्स चलाऊँगा, वो कैब्स प्रॉफ़िटेबल ही नहीं था। उसके बाद उसने छलाँग लगाकर बोला कि मैं स्कूटर बनाऊँगा। उसके बाद बोला मैं मोटरसाइकिल बनाऊँगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊँगा। ये और अभी बोला है एआई करूँगा। सब चीज़ एक आदमी करूँगा मैंने उन्होंने बोला। लोगों ने पैसा लगाया और उन्होंने आईपीओ करके चूना लगाया। तो जो प्राइस प्रोडक्ट ही गार्बेज था, स्विट्ज़रलैंड से एक बाइक को इम्पोर्ट किया, असेंबल किट में और उसको डेवलप किया और वो सस्पेंशन ही प्रॉब्लम था। लगभग 80,000 कंप्लेंट उसके पास है। अभी और क्या किया उसने, ओला कैब्स को ही बाइक को बेच के उनको सेल्स बता दिया। आपने सबको देख के उसको बोला वो एलन मस्क है और दाम दे दिया एलन मस्क का इक्वल वैल्यूएशन। लेकिन जब सच पता लग गया, प्राइस उधर 150 से आके आईपीओ के नीचे 58-59 में आज है। दोनों ओला और ज़ोमैटो का एक्चुअल वैल्यू ₹1 है। तो एक दिन सच सामने आएगा। आप उन जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन मार्केट वो हो जाएगा, उसके लिए आपको एडिक्वेट वार्निंग मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।